सो आज का हमारा सेशन है सर अमजद ज़फ़र अली के साथ। और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है कि हम उनसे उनसे बात करेंगे कि ऑप्शनल की जो सिलेक्शन है सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए, बट प्राइमरीली सीएसएस में, उसमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। और अमजद साहब का अपना एक्सपीरियंस है, ही इज़ अ हिस्टोरियन, ही इज़ एन ऑथर, उनका अपना एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स ऑन सीएसएस। और उसके बारे में वो बात करेंगे। वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक गाइडलाइंस देंगे, सजेशंस देंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह के ऑप्शनल में किस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। और उसमें कुछ उनके पास बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं कि आप कुछ ऐसी सिलेक्शंस हैं जिसमें आप एक सब्जेक्ट की तैयारी से मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह उस टॉपिक पे हम अभी बात करेंगे। और ऑल्सो ही इज़ एन ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक दैट आई हैव इन माय हैंड। ये मैं आजकल पढ़ भी रहा हूँ। So he'll talk about his own research on history of Pakistan and the history of specific regions. Kasur was at a cross section of as a forefront of our history. पार्टीशन का भी उससे लिंक है, बहुत सारी पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड पोइट्स उस एरिया से आए हैं। नूर जहां हैं, बाबा बुल्ले शाह, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। और कसूर की हिस्ट्री पढ़ते हुए आई एम श्योर ही इज गॉट अ सो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस के मुताबिक हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करना would be a little unfair for people who are punctual. So 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट अस नो इफ एनीबॉडी कांट हेयर अस क्लियरली, कोई आवाज का इशू है या देयर इज एनी इशू, प्लीज मैसेज ऑन जूम। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द कॉल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज ड्रॉप दोज क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम मैसेजेस और जूम मैसेजेस और वेयर एवर यू आर लाइव। Just send us messages. Our team is scanning through these messages, and during the call, we will address those questions one by one, and our guest will respond to those questions as well. So we're looking forward to really engaging discussion, sort of a discussion where everybody is participating, not only the host and myself. Everybody's सबके questions will take those. तो जी स्टार्ट करें अमजद साहब। जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर सिद्दीक है। मैं सीएसएस एग्जाम कंपेनियन का फाउंडर हूँ। मैंने अकेले ये ऐप एक्चुअली 2 लोगों ने स्टार्ट की थी 2017 में, लेकिन उसको हम चलाते रहे। 2020 में हमने इसको सीरियसली इस पे काम करना शुरू किया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एक्सपेंडेड इनटू अ टीम ऑफ 6-7 people, 6-7 full-time people, and then there are of course a few part-time people who are engaged with us. So we've gone a long way, and with me, this is our first live seminar. We are going to start a lot of those seminars, and today our guest is a really esteemed author, Amjad Zafar Ali. He's a historian, he's a scholar, he's a writer. I'm holding his third book, Historical Archives of Kasur. So he's really a historian and author who does this thing by interest. और इनका एक्सपीरियंस जो है सीएसएस को पढ़ाने में भी है। ये कसूर में सीएसएस काफी देर से पढ़ा रहे हैं। ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन सीएसएस सब्जेक्ट्स। वो उसके बारे में खुद बात करेंगे। सो आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर अमजद जफर अली। ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कसूर। जी अमजद साहब, वेलकम टू आवर वेबिनार। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम अमजद जफर अली है, मैं कसूर से हूँ। मेरी प्राइमरी क्वालिफिकेशन कह लें कि मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, और सेकेंडरी क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने पार्टली क्वालिफाइड एसीसी हूँ। साथ में मैंने कुछ सर्टन फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन और आईटी की सर्टिफिकेशन हासिल की है। इसके अलावा मैं जो है अभी जॉब कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में टेक्निकल सपोर्ट
मेरा 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मल्टी इंटरनेशनल डोनर्स के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। साथ में मैं सीएसएस की काउंसलिंग भी करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने इधर जो है लोगों को गाइड किया है। तो ये एक छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन था। बेसिकली अगर हम जी, बात करें कि सीएसएस के हवाले से, तो सीएसएस को यहाँ पे पाकिस्तान में एक मिथ बना दिया गया है कि जी ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत ही यानी कि अनअचीवेबल चीज़ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो यानी कि एक खौफ-सा पैदा किया गया है स्टूडेंट्स के अंदर कि ताकि वो इस तरफ कोई ना करें। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे लैक कर रहे हैं हम कि लोगों को गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो बच्चे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में से, तो वो इसकी तरफ उनका रुझान क्यों नहीं है? कुछ की बेसिक रीज़न यही है कि उनको ना तो प्रॉपर कोई जो है ना गाइड करता है और ना ही उनको प्रॉपर कोई नॉलेज है कि किस सीएसएस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए। मैं बेसिकली 2012 में मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट अटेम्प्ट दी थी। मेरा एसे जो था वो 2 नंबर से रह गया क्योंकि वो भी मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश पे दी थी कि मैं ताकि सीएसएस में सीएसपी जाऊँ या जो भी करूँ। बट मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मैं उस वक़्त फुल टाइम जॉब कर रहा था। तो मैंने इस जस्ट 1 महीना जो है अपना ऑफ लिया था ऑफ़िस से और 1 महीने में ही मैंने सारी तैयारी की थी। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री था, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग क्योंकि ऑब्वियसली मैं आईसीसीए था तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग मैंने रखा। हिस्ट्री के अलावा जर्नलिज़्म था, इंटरनेशनल रिलेशन था और उर्दू था। तो वो कह लें कि वो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी था उसमें मैंने इतना ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं था मैं। फिर भी मैंने एक जो है ना कोशिश की, थोड़ा-सा पढ़ लिया, थोड़ा-सा ना पढ़ा, जैसे भी बंदा आपको पता है कि घर पे हो रह के बंदा किस तरह तैयारी करता है। वो इसी तरह तैयारी की, तो अमेज़िंगली मैं सिर्फ़ ऐसे में फ़ेल था, वो भी 2-3 मार्क्स से, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट्स पास थे और अच्छे नंबरों से पास थे। आपके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या तो थे? उस मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग था 200 का, हिस्ट्री था 100 का, कौन-से उसके वाली हिस्ट्री? बाद कौन-सी जर्नलिज़्म वाली था, हिस्ट्री थी? इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। बेसिकली ओके, मेरा इंटरेस्ट 99% इंटरेस्ट इंडो पाक हिस्ट्री में है, ठीक है। क्योंकि मैंने उसी में मास्टर्स भी मैंने उसी में किया और उसकी मेरी रिसर्च भी ज़्यादा इंडो पाकिस्तान के ऊपर ही है। चाहे वो कोई भी यानी कि इंडो पाकिस्तान का कोई भी सब्जेक्ट हो, म्यूज़िक हो आपका, मुगलिया दौर हो या आई मीन एवरी सिटी। तो जर्नलिज़्म था मेरा, उर्दू था 200 मार्क्स का और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन था। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इंटरनेशनल वैसे अमूमन 1 दिन में 2 पेपर होते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में 1 छुट्टी थी, यानी कि वो रिलैक्स मिल गया मुझे, तो मैं उसकी इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सका, मगर उसकी बेस पे मैंने कह लें विदाउट प्रिपरेशन मैंने अटेम्प्ट किए, मुझे पक्का यकीन था कि मैं उसमें फ़ेल हो जाऊँगा। तो आई गॉट 55 मार्क्स इन इट। अच्छा, चलिए थोड़ी-सी ब थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। आपने एक बात की जो जो तैयारी दिमाग में थी, इसका मतलब है आप लाइफ लॉन्ग पहले कुछ पढ़ रहे थे, कुछ तैयारी कर रहे थे। उसके बारे में बात करें कि आप बगैर तैयारी के कैसे पेपर कर सके? कहीं न कहीं से तो तैयारी की होगी अपनी स्टडीज़ के दौरान या आप किस तरह की बेसिकली रीडिंग करते थे? जी, जी। इंटरनेशनल रिलेशन में देखें कि आपके पास क्या आता है, आपके पास फ़ॉरेन कंट्रीज़ के आपस के अंदर ताल्लुकात, क्योंकि फ़ॉरेन रिलेशंस जिसको हम कहते हैं, चाइना के रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अमेरिका के रशिया के साथ, अमेरिका एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, बेसिकली ये आपके सारे रिलेशंस आ जाते हैं। उसके बाद आपके सीटो, सेनेटो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, ये सारी आपकी अफ़गान वार आ जाती है। उसकी जो है जो इनके साथ हुई थी सुवेद के साथ? सवेद सवेद के साथ वार, तो उसके अलावा एक और वार थी इनकी जो साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है, तो उसके साथ भी वार हुई थी। तो वो जो है ना सारी क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहा था मैं, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा तो था। अब देखें तो बात यही है ना कि आप बचपन से तो पढ़ते आ रहे थे। अब काफ़ी लोग ये जो आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया ना, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे होते हैं।
बिल्कुल तो ध्यान नहीं यही देगा। यही यही चीज मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि सीएसएस मुश्किल नहीं है। मैंने जब इसकी बुक्स ली तो पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज, जनरल साइंस एबिलिटीज जो मैंने देखा, तो वो वही चीजें थी जो कि हम बचपन से स्कूल लेवल पे पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान अफेयर में आपके पास 14 तक का था, वो हम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में से पढ़ते आ रहे हैं। सर सैयद की तलीमी खिदमत पढ़ते आ रहे हैं, 1857 की जो है इंडिपेंडेंस वॉर वो पढ़ते आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उस चीज में कोई उसका, अगर आपकी ग्रिप उस वक्त अच्छी थी, वो नेक्स्ट आपको जो है ना वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, चले स्टूडेंट्स चले, ये तो हो बेसिकली गया, क्या। ये तो हो गया। 2012 में आपने सीएसएस की अटेम्प्ट दी, उसकी ऑप्शनल की सिलेक्शन भी आपने बता दी। उसके अलावा 2012 से लेकर अभी 11 साल हो गए हैं, आप सीएसएस की मेंटरशिप में आप जो इन्वॉल्व रहे हैं उसका बारे में थोड़ा सा बताएं, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने स्टूडेंट्स को कैसा पाया। आप कसूर में होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ स्कूल के कसूर के स्टूडेंट्स का था, और आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट क्या चीज़ मिस करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हमेशा उन पेपर्स में लैग करते हैं या उस पेपर में फेल होते हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ को इजी लिया कि सर ये हम पढ़ लेंगे, ये चूँकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे हमें कोई मसला नहीं है, तो वो एग्ज़ैक्टली उसी में फेल हो गए हैं। ये कब की बात है? ये थ्रू आउट हो रहा है या कुछ ईयर्स में? ये मोस्टली मोस्टली यही हो रहा ठीक है। है। यानी कि 2017 में जो मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ में फेल हो गए, और बाकी अमूमन जो है वो ऐसे अटेम्प्ट में और इंग्लिश में जो है ना वो फेल होते हैं। नहीं, बाकी आप ऑप्शनल आप ओवरऑल सब्जेक्ट्स ओवरऑल में स्टूडेंट्स जो है वो, क्या स्टूडेंट इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि सीएसएस से वर्सटाइल एग्जाम को, आपने तो शुरू में कह दिया ये बड़ा इजी है, आई डोंट नो, डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरेस्ट किताबों में है तो आपको इजी लगता होगा, बट आई थिंक क्या बाकी आम स्टूडेंट जिसको आप जो आपको मिलता है, क्या वो भी उसके लिए भी इजी है? क्या वो वेल प्रिपेयर्ड है उसके लिए? बेसिकली अब हो क्या रहा है कि जो स्कूल लेवल से बच्चे निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं, उनका सिर्फ फोकस वही होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उनका दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं होता। अगर जो जब सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है, तो वो अगर कोई फिजिक्स वाला आ रहा है, तो कहता है जी मैं फिजिक्स चूज करूंगा। सीएसएस में वो जो फिजिक्स का एग्जामिनर है या केमिस्ट्री का एग्जामिनर है, वो आपको ऐसा टफ पेपर देगा कि आप वहाँ पे आपकी एमएससी भी भूल जाएगी, आपको एमफिल भी भूल जाएगा। आई एग्री विद क्योंकि दैट। मैं वहाँ के जब पेपर होते हैं तो मैं अमूमन मेरी आदत है कि मैं अक्सर औकात जो है ना चला जाता होता हूँ सेंटर के बाहर, पेपर जाके देखता हूँ, तो ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन लोगों की क्या कि पेपर कैसा था। तो ये मैंने कई देखा है जो केमिस्ट्री में पीएचडी है, अगर पीएचडी का बंदा सीएसएस का पेपर दे रहा है तो मेरे साथ सामने ये भी एग्जांपल है कि वो केमिस्ट्री में ही फेल हुआ है। क्यों? कि वो जो एट द डे एंड जो आपका पेपर आता है ना, उसको आप अटेम्प्ट अगर नहीं कर सकते, वो मैं इसकी बात मैं आपकी बात से इस तरह भी एग्री करूंगा। मैंने मैथमेटिक्स में, मेरी अंडरग्रेड है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में, मैंने मैथमेटिक्स ब्रॉडली पढ़ा हुआ है, और आई वाज अ गुड स्टूडेंट इफ नॉट ग्रेट। लेकिन जब मैंने सीएसएस का मैथ का पेपर देखा ना, कि वो इतना टफ था, क्योंकि मैथ एक समुंदर है, उसमें मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल। चंद है, उसमें से वो जब उसने मैंने वो पेपर देखा ना, और उसमें चॉइस भी इतनी नहीं होती, तो मैं उसको नहीं कर सकता था, मैंने हमेशा फेल होना था, तो मैंने वो सीएसएस में मैथ का सब्जेक्ट नहीं रखा था, हालांकि मेरा मेजर मैथ था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो तो मैं आपसे एग्री यहीं करता पे हूँ कि ये। यहीं पे लोग जो है ना स्टूडेंट्स जो लैग कर जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी सर ये तो हमारे घर की चीज़ है, हम इसे कर लेंगे। तो जो कर लेंगे, जब वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा लैकिंग आ जाती है। तो अच्छा, तो चले ये इसी पे आखिरी एक बात कर लेते हैं, फिर देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, कि अच्छा, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं कैसे, ये क्या टेस्ट है, मुझे कैसे चेक पता चलेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, या मैंने वाकई ही डिटेल में देख के कैसे पता चलेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ या मैं वाकई ही वेल प्रिपेयर्ड हूँ? इसका क्या टेस्ट है? उसका टेस्ट ये है कि आप पास्ट पेपर निकालें। अगर आप कहते हैं कि जी मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड हूँ, जस्ट लाइक आपने मैथ्स की एग्जांपल दी, आप अपने मैथ्स के पास्ट पेपर्स निकालें 5 साल के सीएसएस, उनको जरा एक नज़र गो थ्रू करें और दिल ठीक में है। सोचें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ बगैर प्रिपरेशन के, अच्छी ठीक है। प्रिपरेशन के, या ठीक है। मेरा जो नॉलेज है जो अब तक मैंने पढ़ा है तो वो इसमें काम आ जाएगा।
अभी मैं कल ही एक पेपर देख रहा था, जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स का देख रहा था। तो उसपे मुझे थोड़ा-सा कंसर्न हुआ कि यार ये जो है ना कोई अगले लेवल की चीज़ देना शुरू हो गए हैं अब। तो 2023 का पेपर मतलब कि ऐसा था। 2000 इस हाँ दफा जी, वाला वो पेपर तो पाकिस्तान स्टडीज का सीरियस पेपर था। सीरियस पेपर था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न थे। मैं फिर उसमें सोचने लग गया कि पहला क्वेश्चन मैं कौन-सा अटेम्प्ट करूँगा, दूसरा कौन-सा करूँगा। अच्छा ये भी होता है कि स्टूडेंट्स उस वक़्त क्वेश्चन सिलेक्शन पे पज़ल हो जाते हैं, कि जो अपने एग्ज़ामिनर को जो है ना इम्प्रेस करना है। सीएसएस इज़ नॉट अबाउट कि आप उसमें वो बड़ा खूबसूरती अंदाज़ से लिखें, कलम का आपका अच्छा लिखे। आपने उसको अपने नॉलेज से इम्प्रेस करना है। वो नॉलेज से इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं कि जो उसकी आउटलाइन लिखनी है ना, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सीएसएस के हर पेपर में, आपकी आउटलाइन कैचिंग होनी चाहिए। जब आपकी आउटलाइन कैचिंग होगी ना तो आप उसके अंदर चाहे वो कम भी लिखेंगे तो वो आपके नॉलेज को एग्री करेगा कि जी बंदे के पास नॉलेज है जो उसने आउटलाइन लिखी है। तो ये तरीका मेरा आज़माया हुआ है कि आप आउटलाइन अच्छी लिख लेंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन चाहे कम लिखें, उसको प्रिसाइज़ करके लिख लें, ठीक है। तो चलिए आप वो अब जो है ये बताएँ बेनिफिट अमजद देता साहब है। कि अच्छी आउटलाइन क्या होती है? वो कैसी होती है? जी, अच्छी आउटलाइन जैसे कि आप मैं कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, किसी हिस्ट्री के पेपर की देना चाहूँगा जस्ट लाइक आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि जी मुगल पीरियड के ऊपर एक नोट लिखें। तो अच्छी आउटलाइन यही है कि आप पहले तो उसके 5 जो मेजर क्योंकि मैं हमेशा काउंट करता हूँ बाबर, हुमायूँ, अकबर, सलीम, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, आलमगीर, ये 6 एम्परर्स मैं इनको काउंट करता हूँ। बाकी ठीक है। 1707 से लेके 1857 तक वो मैं एक हेडिंग है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, राइट। वो मैं उसी हेडिंग में ले जाता हूँ। ये 7 हेडिंग हो गई, 6 बादशाह टॉप के और साथ में डाउनफॉल वाली, डाउनफॉल में सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद मिलिट्री पॉलिसी आ जाती है एक, उसके बाद आर्किटेक्चर पॉलिसीज़, रेवेन्यू पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, कंक्लूजन। ये 12 चीज़ों में मैंने सारी मुगलिया हिस्ट्री को कवर कर दिया। तो ये जब इंटरेस्टिंग। आप इस इस तरह लिख लेंगे, तो उसके अंदर फिर आप नोटिंग करेंगे जाके, तो वो एग्ज़ामिनर को पता होगा कि जी ऊपर जो आउटलाइन लिखी है, ये उसने सीक्वेंस वाइज़ लिखी है, ईयर वाइज़ लिखी है, तो नीचे ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी उसकी उसी हिसाब से होगी। जी, तो जी, वो ये एक कैचिंग पॉइंट ये होता है। ठीक है, अभी हमें तकरीबन 40 प्लस लोगों ने जॉइन किया हुआ है इंस्टाग्राम और ज़ूम पे। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई ज़हन में सवाल आता है तो आप चैट पे लिख दें। हमारी टीम देख रही है, हम उन सवालों को एड्रेस करेंगे, अमजद साहब उसका आंसर देंगे। तो आप काइंडली क्वेश्चंस जो है ना अभी से लिखना शुरू कर दें। तो ज़ूम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है? तो हम सारे क्वेश्चंस को हम रिस्पॉन्ड करेंगे अभी, ठीक है? ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो आप ये एक आउटलाइन लिखेंगे और ये जो 6 जो आपने बताया है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि स्टूडेंट का मसला क्या होता है। जब मैं भी एग्जाम दे रहा था ना, कि एग्जाम के वक्त लिखते वक्त उस एनवायरनमेंट में और उस प्रेशर में ना वो 6 एम्पर में से 1-2 भूल जाएगा। ठीक तो है। ये यही चीज़ है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो? देखें, आप ये देख के चलें कि सीएसएस दुनिया का एंड नहीं है। ठीक है। अभी तो 5 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, मेरे ख्याल में एज भी उन्होंने 35 कर दी है। तो सीएसएस दुनिया का एंड नहीं है, इससे दुनिया एंड नहीं हो जाएगी, बट आपको एक जो बूस्टिंग मिलेगी ना इससे, अगर अंडर प्रेशर जाके चीज़ें करेंगे तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है। तो प्रेशर फ्री होके जाके करेंगे, यू कैन परफॉर्म बेटर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है कि इसको सर पे सवार ही नहीं करना कि जी ये बहुत हवा चीज़ है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, आपकी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। इतनी भी अच्छी नहीं ठीक है। होनी चाहिए कि वो हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जिनकी इंग्लिश ऐसी थी उनको खुद समझ नहीं आती थी कि हम लिख क्या रहे हैं। तो आपकी इंग्लिश ग्रामर और पंक्चुएशन के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब इंग्लिश भी अब जो है ना, अभी अब इंग्लिश भी अमजद साहब रातों रात तो अच्छी नहीं होती। इंग्लिश भी तो आप कहें कि मैं 1 वो महीने में अच्छा बेस करूँ, ये नहीं हो बेस सकता। बेस आपकी बनती है जो है वो बचपन से ही बनती है इंग्लिश की। तो उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। ये सारा काम होता है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के बगैर मैं अभी आपको लिखूँ कि ये
मैं बुक का डाटा तो मैंने कलेक्शन कर ली, 150 के करीब मैंने बुक से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, मैंने रजिस्टर पे नोटिंग कर ली अमजद अपनी साहब की सारी। मैंने आवाज़ ना थोड़ी पास कट एक रही है। रजिस्टर रखा हुआ है, इतना मोटा सा रजिस्टर है, अमजद तो साहब उसमें मैंने जो है इंस्टाग्राम ना पे चीज़ें आपकी नोट आवाज़ करता जाता धीमी हूँ आ रही मैं है। उर्दू में चीज़ें नोट करते-करते, तो मैं उसको अमजद साहब जब आपकी एंड हो जाती है इंस्टाग्राम पे नोटिंग, आपकी तो उसके आपकी बाद फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब बेसिकली प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे आया कि इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। ठीक है। तो अ, आउटलाइन आउटलाइन जी, जी। ठीक है, अब आ रही है बस। ठीक है, वो इंस्टाग्राम में आपका डिस्कनेक्शन हुआ था, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस। जी, जी, अब सही है। तो मैंने डाटा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। अब उसका ये था कि इसको मैं एड्रेस कैसे करना है डाटे को। फिर उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की मैंने, वही मैंने जो अभी आपको आउटलाइन मैंने बताया कि मैंने इसको कैटेगराइज़ किया। जो मेरी आप बुक की आउटलाइन देखेंगे, मैंने इस बुक को कैटेगराइज़ किया। वो आउटलाइन कोई एक दिन में नहीं बनी, वो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग के बाद वो थिंकिंग के बाद वो जो है ना बुक बनी है, उसके आउटलाइन मुझे कुछ 7-8 दिन इसमें ये आउटलाइन ड्रा करने में लगे हैं। ये जो टेबल तो ऑफ इस कंटेंट्स की आउटलाइन के अंदर जाके आप चैप्टर्स की जी, बात कर रहे हैं, टेबल ऑफ टेबल कंटेंट्स, ठीक है। चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। जी, मुझे एक पहले दफ़ा मुझे पढ़ने दें, समझ नहीं आ मुझे रहा था मुझे एक दफ़ा इसको। पढ़ने दें, मैं थोड़ा-सा आउटलाइन थोड़ी-सी पढ़ के सुनाऊँ बच्चों को। सबसे पहले जी प्रेफ़ेस के बाद ओवरव्यू ऑफ कसूर, कसूर ड्यूरिंग 500 बीसी टू 1100 एडी। फिर उसके बाद मुगल इरा की बात की आपने, डाउनफॉल ऑफ मुगल की बात की, फिर सिख गवर्नमेंट, फिर ब्रिटिश रूल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर सूफीज़्म एंड कसूर, फिर कल्चरल हेरिटेज और इस तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस, फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ और इस तरह एंड होती है आपकी बुक। ठीक है? तो ये इसके बारे में आप बता रहे थे। जी, मैंने कहा आप स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा-सा ना ये बता दूँ। जी। जी, मैं जो है ना, तो ये आउटलाइन तैयार करने के बाद इसके अंदर जो है डाटा पुट करना शुरू किया, वो मेरा काम आसान होता गया। फिर उस आउट डाटे को मैंने फिर कंसाइज़ किया कि इस कौन-सी इन्फॉर्मेशन जो कि होनी चाहिए और कौन-सी नहीं होनी चाहिए। तो वो इसी तरह ये चीज़ चलती है आउटलाइन के हवाले से। तो अभी आई थिंक के कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो वो साथ-साथ एड्रेस करते जाएँ। जी, एक क्वेश्चन है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए? लाइक जैसा कहा जाता है कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो 2024 सीएसएस के लिए ऑप्शन कौन से बेस्ट हैं? जी, मैंने एक लिस्ट बनाई है जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ। ऑप्शनल में आपके पास तकरीबन 7 ग्रुप्स हैं। उस उन 7 ग्रुप्स में जो है मैं जो इम्पोर्टेंस देता हूँ कि पहले ग्रुप में मैं आप इंटरनेशनल रिलेशन चूज़ करें। इंटरनेशनल रिलेशन 200 मार्क्स का जो है ना वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री इंडो पाक हिस्ट्री आती है 100 नंबर की। जर्नलिज़्म एक बहुत अच्छा और ईज़ी सब्जेक्ट है। वो आप चूज़ करें 100 का। जनरल स्टडीज़ है 100 की, जो कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस किया था। उसको उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनोलॉजी। अच्छा, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके स्कोरिंग है। इनमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ सब मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। अच्छा, इस जस्ट इसमें एन आप अपडेट, हम अच्छा, अगर इंस्टाग्राम जो पे आप के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें पहले ग्रुप में इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा आपका आता है जो है पॉलिटिकल साइंस। हाँ, पॉलिटिकल साइंस भी स्कोरिंग है, बट मैं जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन हिस्ट्री को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन और जी, हिस्ट्री जी, को लेके चलेंगे। आपका इससे ऐसे भी अमजद कवर साहब हो जाएगा, अपना आपका वॉल्यूम ऊँचा कर लें। वॉल्यूम आप ऊँचा कर लें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम से आपका ऑफलाइन चलेंगे। करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा और आपका जो है पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री। इससे आपके और जो कंपल्सरी है उसके 3 सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। जी, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है, इंस्टा पे जो है ना आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, इंस्टा पे हम डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए आप ना वॉल्यूम ऊँचा करें, वॉल्यूम इंक्रीज़ करें अपना। जी, जी। ये मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लिया है।
जी 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 जी, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। फॉर सम टेक्निकल रीजन हम इंस्टा से ऑफलाइन हो गए। इंस्टा में हमारे पास ऑडियंस भी कम थी, तो विल जस्ट टिक हेयर ऑन जूम। हमारे पास मेजोरिटी 70-80% ऑडियंस जूम पे ही थी, तो इंस्टा पे आई थिंक पीपल विल फाइंड अस हेयर। सो विल जस्ट स्टिक है, ठीक है। जो आपने अभी लास्ट बात किया ना, वो थोड़ा सा समराइज कर दे। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया है कि आपने जो लास्ट बात की ना उसको समराइज कर दे, फिर हम वहीं से लेके चलेंगे। जी, मैं लास्ट बात जो मैंने की है, मैंने वो लिस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट्स की मैंने बनाई हुई है। इसमें मैं जो स्टूडेंट्स को ऑप्शनल देता हूँ, वो ईज़ी गोइंग है। मैं साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ने की बजाय तो मैं वो उन सब्जेक्ट्स में जाता हूँ जो कि स्कोरिंग है, जिन पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा जो है ना तैयारी की भी ज़रू इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू आप बायो, केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैथ में जाएँ, वो वाइडर स्कोप के साथ आ जाते हैं। इसमें कोई लिमिटेड से तो टॉपिक होते हैं, उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आना होता है। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, 200 मार्क्स है ग्रुप 1 में। उसके बाद ग्रुप 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ग्रुप 3 में जो है जी जी, आपको अ, मैंने वो व्यू चेंज किया, आपको सही है वो। मैंने आप आवाज सब कुछ ठीक है, आप बोले। जी, जी, हिस्ट्री इंडो पाक हिस्ट्री है, जर्नलिज़्म है, जनरल स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है और क्रिमिनोलॉजी है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कोरिंग भी है, इनका सिलेबस लिमिटेड है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अभी तो जिस पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के 2 पेपर और हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स इंटर रिलेट करते हैं आपके एसेज के साथ, आपके करंट अफ़ेयर्स, आपके पाकिस्तान अफ़ेयर्स के साथ। तो ये यानी कि आप इन 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, इन्हीं में से इंटरनेशनल रिलेशन और आपके करंट अफ़ेयर्स और पाकिस्तान अफ़ेयर्स, ये इन्हीं में से पे सिलेबस आएगा। और सबसे पहले जो जो चीज़ करने वाली होती है, आप हर सब्जेक्ट्स के 25 जो है, वो टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लें कि ये 25-25 टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको ईज़िली 5 मिल जाते हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। चाहे वो सीएसएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप पिछले 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स के डाटा उठा लें, उसमें से आप 25 टॉपिक्स निकाल के रखें। समटाइम्स आपको यही होगा कि एक ही टॉपिक आपका वो सब में सर्कुलेट हो रहा होगा। वो हो सकता है करंट अफेयर्स में भी आ जाए, वैसे में भी आया हो और और कोई इंटरनेशनल रिलेशन एग्जांपल्स में दें, भी आया हो। जी इसकी कोई एग्जांपल्स दें। जस्ट लाइक आजकल अफ़गान वार जो लास्ट ईयर एंड हुई है, तो वो बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, ऐसे के लिए भी रहा है, करंट अफेयर्स के लिए भी रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी आजकल जो सबसे जो हॉट टॉपिक है वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है। ये आपको ऐसे में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स अफेयर्स में भी आ सकता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है। और पाकिस्तान ठीक है। अफेयर्स में भी इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है। यानी कि एक ही टॉपिक हो सकता है कि आपको सब सब्जेक्ट्स में सर्कुलेट कर जाए। जी ठीक है। मेरी थोड़ी सी इको आ रही है। आई थिंक somebody is has their you know their mic open. So Arslan, if you can just look into it. मुझे इको अगर अमजद साहब की तरफ से नहीं आ रही तो somebody's किसी का माइक ओपन है। Anyways, I'll see quickly. Arslan, can you look into it? ठीक है। तो उसमें फिर अमजद साहब थोड़ा सा ना सवाल थोड़े से ले लें। आई थिंक 2-3 टॉप क्वेश्चन जो ऑडियंस ने यहाँ लिखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, वो थोड़े से ले लें। उसके बाद फिर आपकी बुक की भी बात करेंगे। तो मैं ज़रा इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ। किसी ने लिखा है, तहरीम फातिमा ने क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करने चाहिए? लाइक जैसा कहा जाता है कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, 2024 के सीएसएस के लिए ऑप्शनल कौन से बेस्ट हैं जो मार्क्स गेनिंग है? आपने काफी बात की है ऑप्शनल्स की। आपने जो एक बताया है सोशियोलॉजी के पास उस पे लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। नहीं ऐड, अभी मैं क्वेश्चंस वही देख रहा हूँ कि वो कुछ क्वेश्चंस है कि कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक नहीं, आप टॉपिक पढ़ें। बुक्स की बजाय अब देखें, जहांगीर वालों की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि जी मैं सीएसएस कर नहीं सकता। वो इतनी टफ बुक्स हैं। उनकी डोगर वालों की पढ़ेंगे तो कहेंगे तो ये तो बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। आप अपने नोट्स क्यों नहीं बनाते? लोग सीएसएस की तैयारी, आप मैं आपको कहता हूँ कि आपने अगर अटेम्प्ट देनी ना, माइंड बना लिया कि जी मैंने 2024 में तैयारी देनी है, अभी 2024 आने में बहुत अरसा पड़ा है।
आप 2 महीने लगाएँ, आप अपनी रिसर्च करें, अपने नोट्स बनाएँ। रिसर्च उन्हीं कैसे करें? नोट्स कहाँ से करें? ये थोड़ा डिटेल में बताएँ, अपने नोट्स कैसे बनाएँ? जी, जी, इंटरनेट आपके पास मौजूद है। आपके पास इंटरनेट पे हर चीज़ दुनिया की मिल जाएगी। किसी भी टॉपिक पे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। और मैंने कैसे जो इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें? थोड़ा-सा आगे भी बताएँ ना, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च जी, करनी है, जी। विकिपीडिया गू है, क्या अ, है? गू गूगल है आपके पास, विकिपीडिया है, अच्छा कुछ लाइब्रेरी है, एक आर्काइव्स है। आर्काइव्स एक वेबसाइट है, वो मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूँ archives.org। उस पे दुनिया जहाँ की जितनी भी पुरानी नई किताबें जो है ना, वो मौजूद हैं। मोस्टली किताबें वहाँ पे मौजूद हैं। सीएसएस के पेपर्स भी आपको मिल जाए। सीएसएस फोरम है एक वेबसाइट। इस तरह जैसे आपने ऐप बनाई हुई है, यहाँ पे हम नोट्स बना के टीचर्स जो है वो नोट्स बना के वो उस पे अपलोड कर सकते हैं। वो वहाँ से आपको तैयारी कर सकते हैं। अब जो एक जो बुक्स में हो, बुक्स में समटाइम्स बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज चूज़ की होती है। तो वो उस हवाले से आपको बुक्स आप पढ़ें, टॉपिक्स आप बुक से भी पढ़ें, बुक से भी इन्फॉर्मेशन लें। बट वो जो आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ होगी ना, उसमें से आप गलतियाँ भी अपनी निकाल लेंगे, तो आपको एंड पे जो है वो प्रिपरेशन जो है ना वो करने में भी आसानी रहेगी। मैं क्या करता था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को अगर जो मुझसे एक स्टूडेंट थी वो मेरे पास मई से पढ़ना स्टार्ट हुई। तो उसको मैंने पहले 2 माह से पैसे इसी काम पे लगाया। मैं उसको साथ में थोड़ा-सा गाइड करता था और गाइड करने के साथ उसको कहता था इसका नोट्स तैयार करके मुझे चेक करवाओ। एट द एंड डे एंड पे क्या हुआ कि उसके पास सारे नोट्स मौजूद थे। मैं उसको आखिरी 2 महीने में मैंने सिर्फ़ उसके पेपर्स लिए हैं। मैं कोई से 5 टॉपिक चूज़ करता था, मैं उसको देता था जी इस पे टेस्ट दो। तो आखिरी 2 महीने आप सिर्फ़ जो होता है आई थिंक फरवरी में पेपर होते हैं इनके, तो आप दिसंबर, जनवरी कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम तैयारी करके एग्ज़ाम दें इसके। घर में किसी को कह दें कि जी मुझे इसमें से बना दें, किसी दोस्त को कह दें सेल्फ प्रिपरेशन वाले जो लोग हैं उनको, तो ये आप उसकी तैयारी करें। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आता है कि नोट्स अगर मैं अपने बनाने की बजाय किसी और के ले लूँ, कोई फ़ेमस टीचर या कोई फ़ेमस जी। सीएसएस के के या कम्युनिटी से ऑनलाइन मैं अच्छे नोट्स पकड़ लूँ, वो भी चल जाएगा कि नहीं? जी, जी, वो भी चल जाएँगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बना सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी रिसर्च होगी, आपको नॉलेज होगा। टीचर्स के नोट्स मिलते हैं वो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो टीचर्स जो बनाएँगे वो भी इसी अपने ही बनाएँगे, वो बुक्स से ज़्यादा जो है ना वो क कॉम्प्रिहेंसिव आपको चीज़ें जो है वो मिल जाएँगी। बुक्स का एक और नुकसान ये भी होता है, हालाँकि अगर आपके पास बहुत टाइम है ना, बुक्स आप अगर अपनी लाइफ़ टाइम में पढ़ते हो, अब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप किताबें पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो साल में ज़्यादा तीर मार लोगे आप, 10 किताबें पढ़ लोगे। 10 किताबों से, क्योंकि होता ये है कि हर एक किताब में ना, उसमें एक आधा चैप्टर आपके सीएसएस के सिलेबस से रिलेवेंट होता है। आपको सर सैयद अहमद खान पे पूरी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी समरी पढ़ें कि उन्होंने क्या-क्या हर साल क्या-क्या काम किया। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कब यूनिवर्सिटी बनाई, कब क्या किया, कब कोई किताब लिखी, उसका मेन थीसिस क्या था, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ी, सॉरी मैं थोड़ा-सा अपने भी पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अभी ना इशरत हुसैन की किताब पढ़ी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ठीक है? वो इतनी डेंस किताब थी, मैंने उसको 1.5 महीने में पढ़ा, कंप्लीट किया, ठीक है? और मैंने उसके नोट्स बनाए। अब बात ये है कि सीएसएस की तैयारी करने वाला अगर 1.5 महीने में एक किताब पे लगा देगा ना, तो फिर उसने बाकी 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी क्या करनी है, और क्या पेपर क्या सिर्फ इशरत हुसैन साहब की बुक में से आना है, ऐसा नहीं है। वो एक बड़ा इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ योर टाइम होगा। रादर आप उस बुक की अच्छी समरी पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें कि उस बुक में मेन पॉइंट क्या है और मोटे-मोटे पॉइंट्स क्या हैं। बुक से गो थ्रू करके उसके बुक में 2-4 ग्राफ हैं, वो पकड़ें, बुक का थीसिस समझ लें। आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करें, इशरत साहब ने अपने ही किसी वीडियो में 15 मिनट में उसकी समरी बताई हुई है, आप वो देख लें। इस तरह आप 10, 12, 15 बुक्स जो मशहूर बुक्स हैं, उसकी समरी बनाएँ जो कि नोट्स की फॉर्म में बन जाती है। तो कुछ सेंस में मैं आपसे एग्री करता हूँ। किताबें पढ़ने बैठेंगे ना, तो फिर तो कोर्स मुकम्मल ही नहीं होंगे। ऐसा ही है ना? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी आपको एक ऐसे का टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि एक बहुत हॉट इश्यू है कि पाकिस्तान में पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल शुरू हो गए हैं। ये ऐसे में भी टॉपिक आता है। अच्छा, आपने अब करना क्या है कि आप वाटर के ऊपर आप इंटरनेट पे भी सर्च करने बैठेंगे, सारा कुछ करेंगे। आप नोट्स बनाने से पहले
आप उसकी एक आउटलाइन ज़हन में बनाएँ कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती है। जब आपके पास सामने आउटलाइन होगी ना, तो आउटलाइन में भी डाटा फिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने वेरी अपनी इंटरेस्टिंग। बुक के लिए किया है कि मैंने पहले आउटलाइन बनाई है। आउटलाइन के हिसाब से मैंने डाटा उसमें फिर पुट करना शुरू किया है। उसके लिए बड़ी आसानी होगी मेरे लिए। जैसे ठीक है। आप एक यही एक यूनिक रूल है, अगर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो पहले आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। मैप बनाने के बाद स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। स्ट्रक्चर में फिर आप जो मर्ज़ी कर लें आगे, जिस तरह की मर्ज़ी फिलिंग कर लें। तो आपको एक स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा। मैं वही चीज़, आप ऐसे के लिए 25 टॉपिक देखें, वो वही 25 टॉपिक आपके करंट अफ़ेयर्स, इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में क पाकिस्तान अफ़ेयर्स में काम आ जाएँगे, आपके हिस्ट्री में काम आ जाएँगे। उसमें कई टॉपिक्स रिपीट होते रहेंगे। जी, जी, और सवाल ले लें कुछ? जी, जी। आप खुद ही इनमें से चूज़ कर लें, आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ सवाल और हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जी, वो सिलेबस के हवाले से वो बात कर रहा है कोई कि एंटायर सिलेबस कवर करना चाहिए या कोई मेन टॉपिक्स। मैंने वही बताया कि आप हर बुक के 25 टॉपिक जो है ना, वो चूज़ कर लें। जिस तरह मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, जर्नलिज़्म, क्रिमिनोलॉजी और जनरल स्टडीज़, इसमें टॉपिक ही लिमिटेड से हैं। वो घूम फिर के उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर सवाल देता है। एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि जी आप कंपैरेटिव स्टडीज़ चूज़ कर सकते हैं नॉन मुस्लिम। जी, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, नहीं, आपका एक और सवाल भी है कि नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ करें या कंपैरेटिव रिलिजन चूज़ करें? आप जो आपको ईज़ी लगता है, जिसमें आप कंपैरेटिव में अच्छे हैं, आप कंपैरेटिव चूज़ कर लें, इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ करना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ कर लें। इसमें आपके आप ये ऑप्शन आप पे है, जो आपको ईज़ी लगता है। किसी ने एक सवाल पूछा है, क्योंकि आपने सोशियोलॉजी का ज़िक्र किया था अपने फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। किसी ने सवाल किया है कि सर, सोशियोलॉजी इज़ नो मोर स्कोरिंग, वाज़ स्कोरिंग टिल 2019। ये बेसिकली ये जो है ना, ट्रेंड चलता रहता है। कई दफ़ा आपका कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग ज़्यादा होता है, कई दफ़ा कोई सब्जेक्ट, बेसिकली वो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन और अडॉप्टेबिलिटी पे पता चलता है। अच्छा, ये भी इसमें एक मिथ बनी हुई है कि स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मोस्टली सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, उनके पास ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर के पास डिटेल तो होती है ना, किस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। तो उसी हिसाब से वो पेपर का पैटर्न सेट करता है। वो मुश्किल देना है, आसान देना है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा पेपर आया होता है, कुछ बहुत ईज़ी पेपर आया होता है, उसमें से सारे उड़े होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उन टॉपिक्स को कि जी इतना ईज़ी आ जाएगा। और कई दफ़ा बहुत टफ पेपर आया होता है और लोग उसमें पास हुए होते हैं। उसकी क्या तो वजह है? ये इसकी वजह यही है कि वो बेसिकली सीएसएस है ब्रेन गेम, वो आपके ब्रेन के साथ खेलती हैं ज़्यादा। ब्रेन गेम वही है कि जो बंदा उस वक़्त एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल कर ले, तो वो कामयाब हो जाता है। सबसे ब अच्छी चीज़ है वो, सबसे बुरी चीज़ भी है टाइम मैनेजमेंट। आप एक सवाल पे इतना टाइम लगा देते हैं, आपके पास बाद में पता चलता है जी मेरे पास तो टाइम ही कोई नहीं है। आप एक लिमिट सेट करें कि जी मैंने इस सवाल पे अगर आ भी जाता है तो मैंने इसके ऊपर इतना को लिखना है बस। यानी कि 4-5 पेजेज़ अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में या कंपल्सरी में भी 4 से 5 पेजेज़, अभी वर्ड मुझे नहीं पता अभी पेज का साइज़ क्या है, बस 4 से 5 पेजेज़ एक सब्जेक्ट को काफ़ी हैं। इतना एक सवाल टाइम का। 20 से पच 25 से 30 मिनट आप अपनी ये स्पेस जो है, स्पीड जो है, वो आपने जो लास्ट 2 मंथ्स हैं जिसमें आपने एग्ज़ाम ही देना है, दिसंबर, जनवरी, इसमें आपने सेट करने हैं कि मैं एक क्वेश्चन कितनी राइट। देर में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं समटाइम्स अपने स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन देता हूँ कि जी ये क्वेश्चन करना है, आपके पास 25 मिनट है। 25 मिनट, आप सबसे पहले पेपर जब आता है ना, आप जो पेपर आपके पास आता है, आप पहले जो सब्जेक्टिव जब आपके पास आता है, तो वो उसको आप 10 मिनट पढ़ें। 10 मिनट में आपने डिसाइड करना है कि मैंने पहले नंबर पे कौन-सा करना है, दूसरा कौन-सा करना है, तीसरा कौन-सा करना है, चौथा कौन-सा करना है। तो उसके बाद आपने ट्रेंड सेट करना है कि जी ये क्वेश्चन मैंने इतने मिनट में करना है, ये इतने मिनट में करना है, ये इतने मिनट में करना है। टाइम मैनेजमेंट कंपल्सरी है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल के सही, बगैर बिल्कुल आप सही। एंड पे देखेंगे आपका आधे से ज़्यादा पेपर पड़ा होगा। ना बहुत ज़्यादा लिखना है और ना बहुत कम लिखना है। कंसाइज़ करें अपनी चीज़ों को, यही प्रैक्टिस जो है वो 2 महीने में आपने करनी है। जो आप लास्ट में एग्ज़ाम के लिए दिसंबर, जनवरी आपने चूज़ किया। अच्छा, जब पेपर से 4 दिन पहले
कोशिश करें वो मैंने देखा कि जो पेपर हो रहा होता था तब लोग तब भी पढ़ रहे होते थे। पेपर होने से पहले भी बुक्स पकड़ी होती हैं कि जी वो पढ़ लें, रट्टा मार लें, ये कर लें, वो कर लें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इससे आप मोज़ और ज़्यादा पज़ल होते हैं। आपको अपने ऊपर सबसे पहली चीज़ है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो मैंने तैयार किया है वो अच्छा है। जी ये ना कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में सवाल है, मैं आपको एक किसी ने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एक हाजरा कासर ने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या स्कोरिंग है? किसी ने कहा है कि जी मेरे बीएस कंप्यूटर साइंस और आईआर के बारे में बताएँ। प्लीज़ शेड लाइट ऑन चूजिंग कंप्यूटर साइंस और आईआर। आई हैव बीएस कंप्यूटर साइंस डिग्री बट पीपल हैव डिस्करेज्ड मी इन चूजिंग सीएसएस दिस सब्जेक्ट इन सीएसएस। तो इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? कंप्यूटर साइंस से अच्छा है कि आप आईआर चूज़ कर लें। तो मैंने वही पहले एग्ज़ाम्पल दिया कि जिन सब्जेक्ट्स को आप जिसमें आपने क्वालिफ़िकेशन की होती है ना, वो समटाइम्स आपको जो है ट्रिगर कर जाते हैं, आप उसमें उन्हीं उन्हीं में से फ़ेल हो जाते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री वाला है, वो केमिस्ट्री के में जी मैंने एमफ़िल किया हुआ है, तो वो देखा जी बाद में जी केमिस्ट्री में ही फ़ेल हुआ है। क्या वजह है कि वो एग्ज़ाम में जो वाइडर टॉपिक्स है ना, आप एग्ज़ामिनर को ऑप्शन ही ना दें कि वो आपको वाइडर स्कोप में लेके जाए, आप सब्जेक्ट से वो चूज़ करें जिसके टॉपिक्स ही लिमिटेड है। दूसरी अच्छा। ये चीज़ दूसरी ये चीज़ पाकिस्तान में जो एग्ज़ामिनर का लेवल होता है ना, मैंने ये मास्टर्स में टेस्ट किया था कि अगर आपको पेपर नहीं भी ना आता ना, मैं बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन के अलावा जो मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में किया है, वो मैंने विद जॉब किया है। या रात को मैं जॉब पे आया, अगले दिन मैंने जाके एग्ज़ाम दे दिया। यानी कि छुट्टियाँ वगैरह भी नहीं मिलती थी उस वक़्त एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे कि तो वो जाके रात को जॉब से आए, अगले दिन जाके सुबह जी एग्ज़ाम है, तो मैंने जाके पेपर दे दिया। एक एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि 2 बजे एग्ज़ाम था, तो मैं जिस बुक से मैं कोई 4-5 दिन पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पता चला जी ये बुक ही नहीं है, ये सिलेबस ही नहीं है। एग्ज़ाम से मुझे 4-5 घंटे पहले पता चला, तो मैंने फटाफट वो बुक जो है ना देखी, उसमें सिर्फ़ मैंने आउटलाइन तैयार की है। आउटलाइन अच्छे से लिख के आगे उसका मैंने कह लें कि वो कुछ अपने पास से भी लिख दिया। तो वो मास्टर्स लेवल पे तो लोग ये मशहूर है कि जो एग्ज़ामिनर होता है ना, आउटलाइन को देखता है, आउटलाइन के बाद वो ना हाथ से मापता है कि कितना लिखा हुआ है, उस हिसाब से नंबर दे देता है। ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ भी कुछ है, कुछ जो हमारे डिग्री प्रोग्राम चलते हैं, ये अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में कि वो आपको आउटलाइन देखने के बाद वो फिर कंटेंट को ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो जो है ना वो आपको उस हिसाब से जितना लिखा है उस हिसाब से नंबर दे देते हैं। हो सकता है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला बैठा हो, तो वो इसी माइंडसेट का हो। तो पेपर तो यूनिवर्सिटीज़ के लोग ही सेट करते हैं। जी, जी। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ना आपकी बुक के बारे में बात करते हैं। मैं जी। आजकल ये पढ़ भी रहा हूँ, कुछ मैंने गो थ्रू कर लिया है। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि कसूर की हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको इ एक रीजन की हिस्ट्री पढ़ते हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री और जो ये उनसे कैसे लिंक्ड है? एक रीजन की हिस्ट्री पढ़ते हुए क्या आया आपको ब्रॉडर रीजन के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उसी के थ्रू आपने उसी स्टडी में कवर होती है? और क्या ग्लोबल जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उससे भी कोई लिंक है? क्या ये एक माइक्रो लेवल की स्टडी से क्या मैक्रो भी क्लियर होता है? मैं अभी इसमें आपके सवालों से हट के एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुग़ल में डाउनफॉल जो आया है, वो ठीक है कि वो उनकी कुछ अपनी गलतियाँ कोताहियाँ थी, हैदराबाद दक्कन था या वो दक्कन की पॉलिसीज़ उनकी गलत थी या जो भी औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ थी। कसूर ने मेजर रोल प्ले किया है मुग़लों के डाउनफॉल कसूर और लाहौर ने दोनों ने पंजाब में ख़ास तौर पे मुग़लों के डाउनफॉल में मेजर रोल प्ले किया है। उसकी वजह क्या थी कि तख़्ते लाहौर की लड़ाई। वो कि लाहौर और कसूर में तख़्ते लाहौर की लड़ाई लाहौर की गवर्नरशिप लेने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं और ये लड़ाई कहाँ से इंसर्जेंसी आती थी, इनको कहाँ से पुश अप आता था कि मुग़ल दरबार दिल्ली में एक धड़े बने हुए थे, पार्टीज़ बनी हुई थी। एक पार्टी कसूर वालों को कहती थी कि जी आप पुश अप उनको करती थी, एक पार्टी लाहौर वालों को पुश अप करती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई लाहौर और कसूर की और जिससे वो कसूर के भी बंदे लड़ाइयों में मरे जो अल्टीमेटली जो आपकी फ़ौज थी, दोनों तरफ मुसलमान ही थे ना। जो आपकी फ़ौज की स्ट्रेंथ थी वो कम होती वो फिर सिख रूल आ गया। सिख रूल आया तो वो उसने जो तबाही मचाई है, उसके बाद हमने सिखों से ही इत्तेहाद कर लिया।
सिखों के लिए इत्तेहाद किया क्योंकि रणजीत सिंह को ओवरकम करना था। वो भी फेल हुआ। उसके बाद जब सिख जो है वो रणजीत सिंह की डेथ के बाद वो डाउनफॉल उनका शुरू हुआ है। तो हमने देखा है कि जी ब्रिटिश आ गए, हमने ब्रिटिश के साथ इत्तेहाद कर लिया। तो ये पंजाब में ये चीज़ चलती है, वो जो पावरफुल ज़्यादा बंदा देखा है इन्होंने, वो उसके साथ आ गए हैं। ये एक रियलिटी भी है। ठीक है, ठीक है। तो तो बाकी ये तो हम बाकी मॉडर्न टाइम में भी देखते हैं कि जो पावरफुल होता है उसके साथ सब इत्तेहाद कर लेते हैं। ये तो हमारे खित्ते का एक अभी तक भी चल रहा है। ये तो इसका मतलब पुरानी चीज़ है जो कि अभी तक चल रही है। जी, जी, बिल्कुल। ऐसे ही है कि वो मैं वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज से 200 साल पहले भी एक कोलेशन बना था जिसमें वही कसूर के जो नवाब थे, उनका कोलेशन था। गुजरांवाले के जो सिख सरदार थे, वो थे उसमें शामिल, अमृतसर के सिख सरदार शामिल थे। कोलेशन बना था रणजीत सिंह को ही गिराने के लिए। फिर बात हुई वही फिर आई डिसाइड ये हुआ कि जी, ये हम रणजीत सिंह को ओवरकम करते हैं और जिसने लाहौर से कब्ज़ा किया जो तो फिर ये कसूर वाले गवर्नरशिप सँभालेंगे, गुजरांवाले वाले ये चीज़ सँभालेंगे। तो ये वहीं से कोलेशन चला आ रहा है कि हमने उनसे कोलेशन किया जिन्होंने पंजाब में अटैक किए, वो बहुत ज़्यादा खून-खराबा हुआ था सिखों के दौर में। हमने उन्हीं के साथ कोलेशन कर लिया था। सियासी मफादात के लिए यहाँ पे सारा कुछ होता रहा है कि कह लें कि पब्लिक अफ़ेयर्स उस वक़्त भी कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं समझ रहा था, पब्लिक की फलाह व बहबूद के लिए कोई नहीं काम कर रहा था और ना ही जो है उसके बाद कोई काम अभी तक हुए। ब्रिटिश के साथ लोग इस वजह से आ गए क्योंकि पिछले कुछ 100 साल में बहुत ज़्यादा कत्लो-गारत हो चुकी थी। ब्रिटिश ने सबसे पहले जो काम किया था ना यहाँ आके, ये सीएसएस में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उस हवाले से भी कि ब्रिटिश को लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने सबसे पहले आके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया। उन्होंने आपका सीवरेज सिस्टम बनाया जो अभी तक मोस्टली पाकिस्तान में चल रहा है। सीवेज का निज़ाम, नहरों का निज़ाम जो है रेलवे का ट्रैक अभी वो ब्रिटिश दौर का ही है हमारे, हमने कोई एक्सटेंशन नहीं की है उसमें। तो ये उन्होंने आके ये ले डाउन करना शुरू किया, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने ले डाउन करना शुरू किए हैं। तो उससे कुछ अवाम में जो है ना वो बेहतरी की सेंस आई है, तो वो ब्रिटिश को लाइक करना शुरू हो गया। फिर वो जब ऑब्वियसली आपके वो अ, फसादात शुरू हुए हैं हिंदू-मुस्लिम, तो वो उसकी वजह से फिर आपको लेना पड़ा वो दो कौमी नज़रिया, वो फिर मेरा मेरा इसमें मैं थोड़ा-सा डेविल्स एडवोकेट बनूँगा इसमें। इसमें ऑफ़ कोर्स शाशी थरूर का भी बहुत ज़्यादा वर्क है एरा ऑफ डार्कनेस वो उसको एक्सप्लॉइटेटिव दौर भी कहता है। वो एक तरफ वो बात है। क्या ब्रिटिश के दौर में उन्होंने डेवलपमेंट वर्क तो बहुत किया। मैं समझ रहा हूँ कि अगर उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ आज लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, वहाँ पे आके उन्होंने डेवलपमेंट वर्क करना शुरू किया, आम आदमी अट्रैक्ट हुआ होगा। क्या गुर्बत इस खित्ते में कम हुई इसके उसके डेवलपमेंट वर्क के मद्देनज़र होते हुए कि नहीं हुई? ये भी तो मैं इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं जी आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आज मैं एक जगह ना गया हुआ था 1875 में कसूर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल का क़याम हुआ था। आज मैं उस स्कूल में गया हुआ था। तो वो उसकी भी हिस्ट्री भी है, कुछ मैंने कुछ बुक में मेंशन किया है कि वो इंडस्ट्रियल स्कूल विदिन 6 से 7 इयर्स वर्ल्ड का टॉप स्कूल बन गया था। कसूर का ही इंडस्ट्रियल स्कूल वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया था, जहाँ से आपको बेहतरीन किस्म के कलीन, दस्तकारी, चद्दरें, खेस, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी दुनिया में। तो वो ये देखें वहाँ पे जो काम करते थे मज़दूर या कारीगर वो उनको सिखाते थे पहले, पढ़ाते थे, उसके बाद उन्हीं से काम करवाते थे। मैंने वो आज सारी चीज़ें देखी हैं, वो कुछ में कुछ बाकियात उसमें बाकी भी हैं। तो वो सारी चीज़ें सिखाते थे उनको, उन्हीं से अच्छा रेवेन्यू जनरेट अ, होता था, उनको एक सैलरी पे एक करते थे। अच्छा मेरा एक और सवाल है ये बड़ा इसको वैसे मेरे ख़्याल में प्रॉपर मैंने कोई स्टडी नहीं देखी कि ब्रिटिश दौर में किस तरह डेवलपमेंट हुई। जैसे आपने कहा कि वाक़ई ये एक बात तो है। आप तारीख़ पढ़ते हैं तो 1857 के फ़ौरन बाद 10, 15, 20 साल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन जाते हैं। आपका गवर्नमेंट कॉलेज बन जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी और पूरे ना सिर्फ़ लाहौर में और पंजाब में, सिंध में भी काम हो रहा होता है, पूरे इंडिया में काम हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने कोई डिटेल स्टडी नहीं देखी कि उसमें जो है ना डेवलपमेंट कैसी हुई, जैसे जो आप बातें कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं लेकिन एक सवाल मेरा है, मैं इससे थोड़ा-सा हट के
मैंने एक किताब पढ़ी थी इमरान इमरान की इमरान ऑथर का नाम था, कंप्लीट नाम मेरे दिल में नहीं है, पंजाब अंडर इम्पीरियलिज्म। उसमें उन्होंने बात की है कि हम अंग्रेजों ने आकर जैसे कैसे पंजाब की ज़मीनें आबाद की, नहरी निज़ाम बना के। आपने कोई स्टडी की है कि पंजाब की कितनी ज़मीनें गैर आबाद थी जो कि ब्रिटिश के आने के बाद आबाद हुई? उसके ऊपर भी आपका कोई मैंने उसके उसके हवाले से ज़्यादा तो नहीं, मैंने कसूर के हवाले से मैंने वो उसको स्टडी किया। कसूर में वो सारा कैनाल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। कसूर का रेवेन्यू उसमें जनरेट होना शुरू हुआ। मैंने फिरोज़पुर हेडवर्क्स बनाया जो अभी तक कायम है। जो बल्लों की हेडवर्क्स बनाया, अभी तक कायम है। माधोपुर हेडवर्क्स बनाया, वहाँ से नहरें निकाली। कसूर की एक बड़ी फ़ेमस कैनाल है, उसको पहले बहावलपुर कैनाल कहा जाता था। अब अभी उसको बीआरबी का नाम दिया गया है। तो वो ये कैनाल्स उन्होंने बनाई, एजुकेशन इससे बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, आप बेसिकली हमने इसको ना स्टडी नहीं किया, ना इतना प्रमोट किया, हम एंटी में ज़्यादा चले गए हैं। हाँ, बिल्कुल एक ट्रेंड है। एक ट्रेंड एंटी है। दो ग्रुप बन गए। कुछ लोग ब्रिटिश को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने रेलवे बनाया और चीज़ें बनाई जो कि हम उसको बाद में ऐड नहीं कर सके। कुछ लोग वो शासित रूल वाला जो ट्रेंड है ना, उसकी जो बुक बड़ी पॉपुलर हुई कि इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है और अपने आप को एनरिच किया, अब हमें वापस दो। लेकिन हम ये देखते हैं, अगर हम इतने तो ये फिर इसमें से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं इस पे एग्री करता हूँ कि 2 धड़े बन गए और दोनों एक्सट्रीम पोज़ीशंस लोगों ने ले ली। बेसिकली वो एक्सट्रीमिज़्म तो हर चीज़ में वो जो है ना खराबी पैदा करता है। आप क कंपेयर करें ना कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। अब मैं वो एक चीज़ पढ़ रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था कि जी जो पहली दफ़ा प्रेस बना ना, जिससे पहले तो आप हाथ से लिखते थे ना बुक्स, उस वक़्त तुर्की में था सारा जो है वो खज़ाना इल्म का, वहीं से फ़तवा वग़ैरह आता था। तो वहाँ के जिस आलम ने फ़तवा दिया था प्रेस के खिलाफ कि ये काफ़िराना चीज़ है, वो फ़तवा क्यों आया था? क्योंकि उसका अपना जो था वो रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार वो कातिब था। ठीक है। प्रेस 13वीं सदी में मेरे ख़्याल में इजाद हुआ था। जी, तो जी, ऐसे ही हमने है। उसको हमारा इस्लामिक लिटरेचर प्रेस में कब जाना शुरू हुआ 17 या 18th सेंचुरी में। 500 साल पीछे गए हैं सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए। सर सैयद ने तलीमी ख़िदमात शुरू की हैं। मैं कुछ दिन पहले मैं 47 से पहले का मैंने एक आर्काइव मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। 47 से पहले के आर्काइव्स में बनाऊँ जो कि लोग यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स थे। अब मैंने जब रजिस्टर खोला है वो एडमिशन वाला, तो 90% मुझे वहाँ पे सिख और ये सर सैयद अहमद खान की पिक्चर लगाई है और मैंने सुना है कि कुछ लोग इसको भी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, इस नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि सर सैयद अहमद खान की पिक्चर है। कुछ आपकी नज़र में ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं? ये ऑब्वियसली वो 75 का लो नोट है सर। लोगों लोगों ने तो कायद-ए-आज़म को भी काफ़िर-ए-आज़म करार दिया था। अल्लामा ठीक है, इकबाल को भी काफ़िर मानते हैं। ठीक है। वो मैं जो ब बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि मैंने जब रजिस्टर खोला ना एडमिशन वाला, तो उसमें मुझे मोस्टली हिंदू और सिख ही मिले हैं। मुसलमान 90% हिंदू सिख थे, 10% मुसलमान थे, एक मुस्लिम सिटी में, स्कूल में। अभी आप अंदाज़ा कर लें कि हम एजुकेशन में क्यों पीछे रहे हैं और वो क्यों तरक्की कर गए। इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो क्यों तरक्की कर गया। उनका 7th-8th क्लास का बच्चा जैसी इंग्लिश बोल लेता है, हमारा इधर मैट्रिक को मैं नहीं बोल सकूँगा वैसी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है वो डेवलप किया है, खुद डेवलप किया है। हम जो इसी चीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये चीज़ हमारे लिए हलाल है कि हराम है, इंग्लिश पढ़ना हलाल है कि हराम। अभी तक तो हम एक ये डिसाइड ही नहीं कर सके हमने पढ़ना किसमें है, कि इंग्लिश में पढ़ना है कि उर्दू में पढ़ना है। आप बच्चों को मैट्रिक तक उर्दू में पढ़ा के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में इंग्लिश में बिठा देते हैं, तो वो बच्चा वहीं पे जाके फेल हो जाता है। ये तो बात आपकी ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ़ लैंग्वेजेज़ है ना, मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आपको नॉलेज कितना है और आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, वो भी तो मैटर करती है ना, चाहे ज़ुबान कोई भी हो। सर अभी ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बहुतात ज़्यादा हो गई है। तो जो पढ़ाने वाले हैं प्राइवेट स्कूल्स में उन्होंने बीए पास भी किया होता है, एफए पास भी किया होता है, कोई प्रॉपर्ली कोई ट्रेन्ड वो टीचर्स नहीं होते। तो जो जितना को उनका लिमिटेड नॉलेज होता है उस हवाले से उनको पढ़ा देते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे-ऐसे जो है लोग भर्ती हुए हैं। मैं जो है ना कुछ मेरे साथ कुछ का इंटरेक्शन रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये अगर ये टीचर्स हैं तो ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी तो स्कूल जाते भी नहीं होंगे, जो मेरा नॉलेज है काफ़ी लोग तो स्कूलों में आते भी नहीं है और क्लास अगर आते भी हैं तो क्लास के अंदर नहीं जाते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अपनी फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेजेस में यही हाल है, यूनिवर्सिटीज़ में यही हाल है कि हर डिपार्टमेंट में एक अच्छा उसका दूसरे उस डिपार्टमेंट का उसका सियासत जवाब तो सियासत आपने कर दे रहे हैं, दिया है ना, सेल्फ उसका जवाब तो आपने हल दे दिया है ना कि सेल्फ स्टडी इंटरनेट पे जाके नोट्स बनाएँ अपने। इंटरनेट पे जाकर नोट्स बनाएँ। तो वो बेसिकली हमारी हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस गई है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो किसी किस्म की भी एजुकेशन है। आई मीन कि यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटीज़ के अब एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास अक्सर केसेज़ आते हैं कि जी हमारा सीवी बना दें। मतलब कि जो है आपको अच्छा। एक पीएचडी पीएचडी आप कर चुके हैं और आपको एक सीवी बनाना नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो सीवीज़ बनाए होते हैं, वो 3-3 4-4 5-5 पेजेज़ के सीवी बनाए होते हैं। भाई एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके 4 पेजेज़ को रिव्यू करे। मैंने अपने 12 साला करियर को, अपनी एजुकेशन को मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा 1 पेज है। एक ही पेज में सारा कुछ समराइज़ है। जी, जी। आप अपने अब इसको हम ना थोड़ा-सा कंक्लूड करने की तरफ भी जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ना माइक पे भी ऑन किया जाए। स्टूडेंट्स आप हैंड जेस्चर से हमें ना ये बॉटम पे होता है रिएक्शंस में जाके हमें किसी ने अगर बोल के सवाल करना है तो वो अपना रिक्वेस्ट कर सकता है। ये एक हैं DAYEM मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, इनकी बात सुनते हैं। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। सबसे पहले अपना नाम बताएँ फिर उसके बाद बात करें। सर मेरा नाम दायम है और मैं करंटली जो है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रहा हूँ ना। जी, जी, जी। जी। तो सर इस टाइम मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो है आइडिया जो मतलब मैंने आगे सोचा है वो मैंने यही सोचा है कि सीएसएस करना है ना। तो आप लोगों की सारी कन्वर्सेशन वगैरह सुननी है मैंने, लेकिन बहुत से जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया, कुछ का क्लियर हुआ कुछ का नहीं हुआ, लेकिन सारे वो यही कहते हैं कि बुक्स जो है वो ज्यादा रिलायबल सोर्स हैं बनिस्बत इंटरनेट के। अच्छा, तो उसके बारे में आप काइंडली बताएं कि क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा खुद भी ज्यादा रुझान यही है कि बुक्स में जो मटेरियल मिलता है ना, इंटरनेट में मिल जाता है एक जगह पे, लेकिन बुक्स में खुद ढूंढना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरह से वो वैलिड हो जाता है मटेरियल। जी, वो आपका कहना भी किसी हद तक वो कह लें कि ठीक है कि बुक्स में आपको टॉपिक्स वगैरह के मिल जाता है। अब देखें बुक्स आपने ले ली है 2023 मई में बुक ले ली है। एक नया टॉपिक आ गया है, कोई सडनली एक टॉपिक इमर्ज हुआ है, वर्ल्ड में कोई इवेंट इमर्ज हुआ है, वो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में भी आएगा, ऐसे में भी उसका चांसेस है आने वाले। अभी देखें आपने अभी बुक ले ली है, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं। वो तो बुक में टॉपिक तो नहीं कवर होगा, वो फिर वो रिसर्च करेंगे इलेक्शन के ऊपर इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, फिर वो बुक के अंदर नया टॉपिक इंक्लूड करेंगे। तो बुक बुक को फ़ॉलो करें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक को फ़ॉलो ना करें, बट जो इंटरनेट पे ना अपडेटेड नॉलेज है, अभी कल ही मुझे इंडिया से एक रिक्वेस्ट आई कि जी कुछ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट की साइट यहाँ पे नहीं खुल रही, तो कुछ इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है एक लॉ को स्ट्राइकिंग डाउन 124 पीपीसी का एक्ट जो है वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, जजमेंट आई है उसके ऊपर। तो वो इंडिया में भी वो उसकी जजमेंट माँग रहे हैं कि जी वो हमें मिल जाए। तो वो अब वो देखें इस तरह का कोई हमारे कोई चेंज आ जाती है, तो आपको वो बुक में तो वो नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको फिर ऑब्वियसली इंटरनेट की तरफ रुजू करना पड़ेगा, इंटरनेट से आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन जो 14 नकात हैं या पाकिस्तान की ब्रिटिश हिस्ट्री है, वो तो हाँ, नहीं चेंज ऐसे हो जाएगी। हाँ, वो तो चेंज हो जाएगी, वो इंटरनेट पे भी वही है, वो जो है उसके ऊपर भी वही है। हाँ, उसके ऊपर जो डिबेट है, वो हर किसी की अपनी होती है डिबेट। बेसिकली वो सीएसएस में आपसे रिक्वायर्ड क्या करता है कि आप उसपे आपको ये नहीं कहेगा कि 14 नकात लिख के मुझे बता दें। आप 14 नकात तो आपने पढ़े होंगे, आपको लिख देंगे। वो कहेगा जी आपका क्या ख़्याल है इन 14 नकात के बारे में? आपने अपना ख़्याल बताना है, ना कि उस राइटर का जो उसने बुक में लिखा है। तो बेसिकली ठीक है, आपका ख़्याल, आपकी थॉट वो देखना चाह रहा है, जज करना चाह रहा है कि आप उसपे क्या करते हैं? ठीक है, आप बड़ा उसपे अपना इंटरेस्टिंग है, ख़्याल बयान कर बड़ा सकते बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैं अली असदुल्ला है, उनका सवाल पूछता हूँ। मैं साथ-साथ बता दूँ अगर किसी ने सवाल करना है तो हैंड रेज़ कर दें या नीचे चैट पे बता दें, हम आपको कर देंगे। हैंड रेज़ अगर नहीं फिगर आउट कर पाते, चैट पे बता दें, हम आपको माइक आपका ऑन कर देंगे। अभी मैं अली असदुल्ला का जो है माइक ऑन कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वालेकुम मच आमिर सर।
कि आपने अलाउ किया। अच्छा, मेरा सर एक मुख्तसर सा सवाल है। बेसिकली मैंने अभी सीएसएस का अटेम्प्ट भी दिया था 2023 का, जो अपना सॉरी 2022 का जो हुआ है, आई थिंक 2023 होगा, हाँ, तो वो दिया है। तो उसके अंदर मैंने सर अपना सब्जेक्ट जो था कंप्यूटर साइंस भी रखा था और साइकोलॉजी भी। अब लेकिन रिसर्च करी और काफ़ी सारे लोगों से मशवरा करने के बाद भी, और खुद भी जब मैंने पास पेपर्स को गो थ्रू करा, तो मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट ऊपर भेजी थी। तो उसका आंसर तो आपने कर दिया कि कंप्यूटर साइंस समटाइम जो है आपको, मतलब क्योंकि सब्जेक्ट में आपने जिसमें बेशक बैचलर्स किया हुआ है, तो वो कभी-कभार सही नहीं रहता, मतलब स्कोर नहीं आता। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, तो लाइक सेमेस्टर वाइज़ होता है, और जितना पढ़ लिया, बस जितना पढ़ा दिया उतना हो गया और फिर एग्ज़ाम हो गया। अब चूँकि सीएसएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मैं सीएसएस एक ऐसे एग्ज़ामिनेशंस हैं जिनमें हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ता है। तो अब मेरे पास सब्जेक्ट्स भी हैं, बुक्स भी मैंने ले ली हैं और सब कुछ हो गया है, लेकिन अब मुझे थोड़ी गाइडेंस, अगर जनरलाइज़ मिल जाए कि हाउ टू ब्रेक डाउन, कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है और क्या, मतलब एक पूरा तरीकाकार हो जाए, अगर इसके ऊपर आप एक दफ़ा ज़रा गाइड कर दें तो। अच्छा, उसमें अली सबसे पहले तो ये है कि आप को बेस्ट ऑफ लक कि आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा आ जाए इसी अटेम्प्ट में। दूसरा ये है कि आप ना थोड़ी-सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत टाइम है। आप जो है वो आउटलाइन तैयार करें हर सब्जेक्ट की। एक-एक दिन लगा के एक सब्जेक्ट पे 25 टॉपिक तैयार करें पहले। मैं वो एम्फसिस करता हूँ 25 टॉपिक्स के ऊपर ही। हो सकता है आपको हर सब्जेक्ट में 25 टॉपिक ना तैयार करने पड़े, कुछ में 10-12 से ही आपका काम चल जाए। पर मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो लेवल है वो 25 टॉपिक्स तैयार करें। 25 चूज़ कर लें, 25 टॉपिक्स के बाद उसकी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बना लेंगे तो आपके पास उसमें डाटा ऑटोमैटिकली आपको मिलता जाएगा। वो आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग, वो बुक से भी आप मदद ले सकते हैं, वो आप नोट से भी आप मदद ले सकते हैं। वो यानी कि जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उससे आप मदद ले सकते हैं। आप अपने जब नोट्स बनाएँगे आपको बेटर आइडिया होगा कि वो मैं इसको कैसे इसको मैंने मेमोराइज़ करना है, कैसे इसको मैंने आगे लेके चलना है, कैसे उसके ऊपर मैंने कमेंट करना है। अगर जैसे जस्ट लाइक आपको किसी चीज़ के ऊपर कमेंटिंग करना आ जाती है कि जी खुतबा इलाहाबाद पे आप कमेंट करें। पाकिस्तान अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाता है। इस दफ़ा आई थिंक आया था खुतबा इलाहाबाद के ऊपर। तो खुतबा इलाहाबाद में आपने कमेंट करना है। खुतबा इलाहाबाद तो वो कह लें कि वो 10-12 लाइन का खुतबा है कि जी ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो बेसिकली आपकी सोच को बता रहा है, उसके लिए सोच सोच के लिए आपको थोड़ा-सा जो उसका बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, उसका कोई आफ्टर मिथ्स पता होना चाहिए। तो वो जब तक वो आपको पता नहीं होगा, आप उसके ऊपर कैसे कमेंट कर सकेंगे? तो बेसिकली यही है कि आप उसकी आउटलाइन जब बनाएँगे ना, आपको उसके अंदर सारी चीज़ कवर हो जाएगी। खुतबा अलाहाबाद तो वही मैं बताया कि वो 10-12 मिनट का खुतबा था, जो भी उसका समराइज़ करें तो इलामा अच्छा, इकबाल ने आपने ये आपने चीज़ें कही थी। आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि अगर सवाल आता है ना खुतबा इलाहाबाद का, तो लोग समझते हैं हमने खुतबा इलाहाबाद लिखना है और बस जवाब हो गया। आपने जो बड़े अहम बात की है ना, बस कि जवाब वो हो गया। आपने उसका अपना सोच उसके ऊपर बतानी है कि उससे कैसे दुनिया बदली। यानी कि उससे पहले क्या था, पहले क्या बैकग्राउंड क्या था, साइको-समाज क्या था और उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट्स आए और उसके बारे में आपने अपना तज़्ज़िया देना है। खुतबा तो बताना ही बताना है, लेकिन अपना तज़्ज़िया ज़्यादा अहम है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये जो कि एक मेरे ख़्याल में नई बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना अपनी मासूमियत में ना सिर्फ़ खुतबा लिख के आ जाएँगे और समझेंगे कि हमने सारा कर लिया। यही सीएसएस में बेसिकली प्रॉब्लम यही आ जाता है कि वो कहते हैं जी बुकिश नॉलेज हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। बुकिश नॉलेज इनकॉर्पोरेट नहीं करना, वो बेसिकली आपका थॉट चेक करना चाह रहा है कि वो आपका नॉलेज इस एंगल से चेक कर रहा है कि आप इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको एक टॉपिक वैसे ही दे दिया गया है जनरलाइज़, आप जहाँ आपने किसी पे डिबेट करनी है, तो वो डिबेट पे आपके क्या थॉट्स होंगे? आप अपने तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि आपको एक कह लें कि उसके ऊपर डिबेट करने के लिए बिठाया गया है, आपने डिस्कस करनी है चीज़, इंटरनेशनल फोरम पे आप जा रहे हैं पाकिस्तान करने, जैसे फॉरेन ऑफिस वाले जाते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स जाते हैं जो सीएसआर करके। तो उस टॉपिक पे एक तो गवर्नमेंट का स्टांस होता है, एक अपने आपने उसको अगले बंदे को मुतमिन भी तो करना होता है ना। अब मैं सिंगापुर में था तो मुझे वहाँ पे जो है ना, जो स्पेन के लोग थे, कुछ इज़राइल के लोग थे, उन्होंने मुझे कहा जी अपना पासपोर्ट दिखाएँ, उनको पता था चीज़ का। मैंने पासपोर्ट दिखाया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था जी ये पासपोर्ट इज़राइल के सिवा सबके लिए। तो उन्होंने मुझे घेर लिया वहाँ पे कि जी ये पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो फिर क कुछ ने मुझे क्वेश्चन किया जी, उसामा बिन लादेन अब पाकिस्तान में छुपा हुआ था, देखें जी उस वक़्त नया-नया ये वाक़या हुआ था, अमेरिकन ने मारा उसे।
तो आपने फिर किस तरह डिफेंड करना है? वहाँ पे आपको बुकिश नॉलेज तो काम नहीं आएगा। आपको वहाँ पे फिर डिफेंड करना है, प्रॉपर उसको जवाब के साथ डिफेंड करना है। मैंने उनको फिर जवाब भी दिया कि जी उसामा बिन लादेन को ट्रेन किसने किया था? दे वर अमेरिकन्स। जब उनके अपने मफाद खत्म हो गए तो सीआईए ने उसको कर दिया। इसराइलियों को जवाब दिया कि जी आप फ़लस्तीन की टेरिटरी पे बैठे हुए हैं। वो कि फिर आपको उसके लिए बुक बुक नॉलेज होता है आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए। नोट्स होते हैं आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए। उस बैकग्राउंड को आपने इनकॉर्पोरेट कैसे करना है अपने कमेंट्स के अंदर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या करती है। जी। कोई हैंड रेज़ नहीं है। एक दानियाल ने एक सवाल लिखा है, आई हैव 2 क्वेश्चन्स, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सीएसएस। नंबर 2 पार्ट ये है, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर स्टडी, हाउ मच टाइम टू एलोकेट फॉर द सब्जेक्ट्स इन अ डे? देखिए जी, आप जब आप आउटलाइन अपना तैयार कर लेते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में 3 से 4 घंटे इनफ है। दूसरी चीज़ मैं वो पहले बात करना चाह रहा था कि पेपर से कुछ 4-5 जब पेपर आपके स्टार्ट होना है, 4-5 दिन पहले ना अपने दिमाग को रिलैक्स करें, फ़िल्म देखें, कोई एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आप रिलैक्स हो सकते हैं। ये नहीं कि वो पेपर से 4 दिन पहले भी बुक्स लेके पकड़े हों, जी आज अभी मैं 2 घंटे में ये पढ़ लूँगा, 2 घंटे में ये पढ़ लूँगी। ये मैं ये ऐसे की तैयारी कर लूँ, ये मैं इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की तैयारी कर लूँ। वो फिर बंदा ना मिक्स अप हो जाता है कि मैं क्या तैयारी करूँ? उस वक़्त आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, सारा कुछ आता जाएगा। समटाइम्स ये होता है आपने बड़े अच्छे से मेमोराइज़ किया होता है, आप जब पेपर का प्रेशर लेके 3-4 दिन पहले वो सारा कुछ जब बुक आती है सामने, पेपर आता है, सारा कुछ भूला होता है कि जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करें पहले, माइंड रिलैक्स होगा तो सारा कुछ हो जाएगा। बाकी वो टाइम टेबल के हवाले से यही है कि आप एक टाइम टेबल ऐसा बनाएँ, जैसे कि मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाया था कि मैं 1 दिन में 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ने हैं, उन्हीं को टाइम देना है। अगले दिन मैंने हफ्ते में 6 दिन है, 1 दिन मैंने रिलैक्स करना है, 6 दिन मैंने स्टडी करनी है, स्टडी 3 घंटे से 3-4 घंटे, 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं। तो उसमें आप लिस्ट डाउन कर लें कि 2 सब्जेक्ट आपने दिन में कवर करने हैं, कौन से करने हैं। 6 दिन में आपके 12 सब्जेक्ट कवर हो जाएँगे। जी, मेरा भी एक सवाल है अमजद साहब आपसे कि आप जो क्लासेस पढ़ाते हैं, जो मेंटरशिप करते हैं सीएसएस की, थोड़ा-सा आपने हिंट दिया था। अगर आपने इस साल जो आप क्लासेस पढ़ाएँगे, उसका आपका क्या प्लान है? कितने दिन की क्लासेस होती हैं? कैसे आप गाइड करते हैं? और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाने के स्पेशलिस्ट हैं आप? बेसिकली मैं जो है वो मोस्टली पाकिस्तान अफ़ेयर्स, इस्लामिक अफ़ेयर्स, करंट अफ़ेयर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ और इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है और आपका क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ टॉपिक्स हैं। तो मैं बेसिकली इनमें मेरा ग्रिप ज़्यादा है, तो मैं ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो अभी तो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद अभी कोई कुछ ना कुछ पता चलेगा। अभी तो स्टूडेंट्स 2-3 हैं मेरे पास, जो कि कभी गाइडेंस ले रही हैं, वो भी आइडिया बना रही हैं कि जी करें, ना करें, करें, ना करें, तो माइंड सेटअप है। तो जी, अभी जी, तो इसी मैं ज़रा रिपीट आपकी बात को समराइज़ कर लेता हूँ कि आप एक पाकिस्तान अफ़ेयर्स, एक है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जी, तीसरा जी, आप इस्लामिक स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं फुल, और फुल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के इंटरनेशनल। चंद टॉपिक्स पढ़ाते हैं। वो टॉपिक्स थोड़ा-सा जी, बता जी। दें कौन-कौन से हैं? इसमें कोल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1-2 है, आपके फॉरेन अफेयर्स हैं, ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन और इसमें मैं करंट अ अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। बाकी एक इकोनॉमिक अफेयर्स भी आ जाते हैं, एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं, वाटर क्राइसिस आ जाते हैं। इसमें तो फिर ऑब्वियसली वो ग्रिप है, ऑलरेडी ग्रिप है कि इसको कैसे समराइज़ करना है। ग्लोबल वार्मिंग अच्छा, आजकल बड़ा अच्छा, हॉट इश्यू है। थोड़ा-सा ये बताइए जो पाकिस्तान स्टडीज़ है और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान है, इसमें सिमिलैरिटी कितनी है? कितनी चीज़ें ऐसा है कि हम एक की तैयारी करें तो दूसरी की कितनी तैयारी हो जाती है? सिमिलैरिटी कितनी है इन दोनों में? देखिए जी, पाकिस्तान अफेयर्स का वो मैंने बताया था कि वहाँ पे कश्मीर इश्यू है, वाटर इश्यू है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यूएस वार ऑन टेरर है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इकोनॉमिक चैलेंजेस है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपकी 712 से 1857 तक तो आपका एक ही टॉपिक है। उसके बाद फिर वो आपका ब्रिटिश रूल से लेके तब तक वो पाकिस्तान अफेयर्स ही चल रहा होता है। यानी वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको वो पूछ सकता है कश्मीर इश्यू कहाँ से शुरू हुआ? कश्मीर इश्यू
1846 से शुरू हुआ जब अंग्रेज़ों ने कसूर पे बेसिकली कसूर में डिसाइड हुआ था कश्मीर के बारे में, जो गुलाब सिंह को हर चीज भेजा अब गया। आप कह रहे हैं हर चीज ही कसूर में डिसाइड हो रही है बरसगीर की। हाँ, तो वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फसिस नहीं हुआ कसूर पे, क्योंकि लाहौर की साथ रहने की वजह से वो दब गई चीज़ें। डॉक्यूमेंट कसूर में साइन हुआ था वो वाला, जो टेरिटरी साइन हुई थी, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ। वो तकरीब की पिक्चर भी मेरे पास एक वो इलस्ट्रेशन बनी हुई है। क्या कसूर में महाराजा कसूर में आए थे? महाराजा जो था दलीप सिंह था, वो कसूर में आया था। 6-7 साल की उम्र में था आई थिंक वो। तो वो कसूर में आया था 1846 में ललियानी के मुकाम पे, जो मुस्तफाबाद अभी ललियानी आपको जी, जी। लाहौर जी, जी। कसूर वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसकी क्या वजह है? लाहौर में क्यों नहीं हुआ या कहीं और क्यों नहीं हुआ? वो यहाँ पर क्यों थे वो? बेसिकली ये एक जो ना कसूर जो था वो सिख गवर्नमेंट की बाउंड्री था। ठीक है। ठीक है, बॉर्डर था कसूर का, वो पंजाब गवर्नमेंट का बॉर्डर था। उससे आगे ब्रिटिश थी, फिरोज़पुर में दरिया के इस पार सिख गवर्नमेंट थी, दरिया के उस पार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। कैंटोनमेंट था, ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर था वहाँ पे। तो वो महाराजा रणजीत सिंह जो था, वो अगर मीटिंग भी करता था ना ब्रिटिश के साथ, वो कसूर में आके करता था, ताकि वो लाहौर के किले की मेरी वो सारी वो जो है ना सेटलमेंट देख ना ले कि मैंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या सेट किया हुआ है। तो वो ओह! आई सी। सारी मीटिंग्स जो हैं वो कसूर में आके ललियानी में या कसूर में आके, कसूर में उसका दरबार लगता था, वहाँ पे करता था वो मीटिंग ब्रिटिश के साथ। अच्छा, लेकिन ये तो राजा रंजीत सिंह है ना, कश्मीर का तो 46 में हुआ, उस वक़्त तो रंजीत सिंह नहीं था ना? रणजीत सिंह नहीं था, तो वो उसका महाराजा दलीप सिंह था। तो वो फिर वो मिड पॉइंट जो है था ना, कि अंग्रेज़ ना तो लाहौर जाएँगे, तो ना ये दलीप सिंह फिरोज़पुर जाएगा, तो वो मिड पॉइंट कसूर था। जो दोनों को सूट करता था, वो मिड पॉइंट कसूर में वो आके बेसिकली शिकस्त भी कसूर में ही हुई ना इनको। जब अंग्रेज़ मुझे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, ये कश्मीर का इश्यू क्या 1800 में हुआ या 1946 में हुआ? ये 1846 में ये साइन हुआ था। महाराजा वहाँ पे जो सौदा हुआ था, इतने में कश्मीर दे दिया गया उनको। 1846 में दे दिया गया था, हम तो पढ़ते हैं कि 1846 में दे हम तो पढ़ नहीं, नहीं, हमारी तो पाक स्टडीज़ की बुक्स कुछ बेसिकली और नहीं नहीं कहती। वो नहीं वो 1847 में वो उस महाराजा की फैमिली चली आ रही थी, जिन्होंने एनेक्स किया इसको इंडिया के साथ। अंग्रेज़ों ने जो कश्मीर का सौदा किया था, वो कश्मीर को पंजाब टेरिटरी से निकाल के इसको अलग से सेल कर दिया था। किसको सेल किया था? महाराजा गुलाब सिंह था आई ओके, ओके। थिंक। अच्छा। अंग्रेज़ों ने उसको सेल कर दिया, उसने बाद में इंडिया के साथ एनेक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है। अगर अगर वो या सेल ना हुआ होता, वो पंजाब का पार्ट होता, तो वो उसकी हो सकता है कि हिस्ट्री कुछ और होती। ठीक है, चलिए मैं हम थोड़ा-सा डिटूर ले लिया, अपोलोजीज़ फॉर दैट। अभी मैं इसको समराइज़ करता हूँ। इसका मतलब है कि रमज़ान के बाद कोर्स आप पढ़ा सकते हैं और हमारी ऐप का प्लेटफ़ॉर्म है, जिन लोगों को नहीं पता, हमारी सीएसएस एग्ज़ाम कंपेनियन ऐप है। हम पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, इस ऐप को हम आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड कर रहे हैं। जो लोग हमारी ऐप को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर से, उनको पता चल रहा होगा कि हर महीने, 2 महीने बाद हम नए फीचर, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं ऐप पे। तो अब हम चाह रहे हैं कि लाइव सेमिनार्स इस तरह के किए जाएँ रूटीनली, और इस तरह हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज़ और लॉन्ग कोर्सेज़ जो है ना वो ऐप के थ्रू, जैसे सर अमजद जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी सीएसएस में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते हैं, और आपको उनकी बातों से लग रहा होगा कि उनको बड़ी कमांड है सीएसएस के ऊपर भी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, बड़ी डिटेल में उनको चीज़ें पता है। तो इस तरह के लोग जो कि इंटरेस्ट के साथ, जो कि उन्होंने भी बात की कि इंटरेस्ट से सारे काम होते हैं, जो इंटरेस्ट से सीएसएस को पढ़ा रहे हैं और इसको लोगों को मेंटरशिप दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको प्लेटफ़ॉर्म के साथ, उनके थ्रू स्टूडेंट्स को ऐसे लोगों के साथ मिलाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं कम कॉस्ट पे ऑनलाइन अच्छी मेंटरशिप, क्वालिटी की मेंटरशिप और गाइडेंस ले सकें। तो ये हमारा भी ये प्लान है, अगर अमजद साहब पढ़ाते हैं तो इसको हम रमज़ान के बाद, अभी जिसको इंटरेस्ट है वो जिन लोगों को इंटरेस्ट है इनके साथ कोर्स पढ़ने में, अगर आपको इनका नॉलेज तो आपने देख ही लिया कितना इनके पास गहराई का नॉलेज है, वो हमारी ऐप में हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर लें और अपना शॉर्ट जो है ना वेट लिस्ट में अपना नाम लिखवा दें। हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे सर को, और ईद के बाद हम जो है ना प्लान कर रहे हैं सर के साथ मिलके कि कोर्स ऑफर किया जाए। तो ईद के बाद जैसे ही कोर्स का हमारा प्लान बनता है, हम आपको मैसेज वगैरह कर लेंगे और सारा प्लान आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है जी। सर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी, जी, बिल्कुल, मैं ये एग्री करता हूँ कि
अगर आपको दिलचस्पी है इन सब्जेक्ट्स में, कभी मैं एक क्वेश्चन भी देख रहा था, उन्होंने किया हुआ कि हसन विर्क ने कि सर पाक स्टडीज और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान क्या सेम सेम है? जी बिल्कुल, आपका रीजन ही यही है, हिस्ट्री और इंडो पाक और पाक स्टडीज आपकी। वो एक का ये है कि हिस्ट्री में आपको 712 से लेके 1857 तक आना पड़ता है, पाक स्टडीज में आपको 1857 से ऑनवर्ड्स आपको जाना पड़ता है। तो हिस्ट्री में तो ओवरऑल आपका 1947 तक कवर होता है, पाक अफेयर्स में आपको 1947 के बाद भी आ जाता है। तो ये वो फिर करंट अफेयर्स में आपको 1947 से अभी तक वो करंट अफेयर्स में आ जाता है। उसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं। अब वो एक जैसे कि मैं एक पहले भी एग्ज़ाम्पल दी कि एक क्वेश्चन आपका पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप पे डिस्कस फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। वो आपको पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, वो आपको ऐसे में भी आ सकता है, वो आपको करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इसको अब हम समराइज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने टाइम निकाला और बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन करने का। मेरे ख्याल में आपका जो नॉलेज है ना, उसकी ये जो गहराई है ना, क्योंकि आप स्कॉलर हैं, आप राइटर हैं, आप बिल्कुल इन टच हैं चीज़ों से और आपका जो नॉलेज है, वो बहुत रेलेवेंट है और बड़ा क्रिस्प है। आई थिंक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें टाइम टू टाइम हमें सेमिनार या डिस्कशन में आप जॉइन किया करें और हम इसको जी, ना जी, बिल्कुल। एक टॉपिक और एक थीम के मुताबिक जो है ना चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं ताकि लोग फ्रीली बेनिफिट कर सकें और लोगों को एक हेल्दी डिस्कशन हो, स्कॉलरली डिस्कशन हो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और जो आपका कोर्स है उसके ऊपर भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा कोर्स को भी जो है ना वो ईद के बाद आप शुरू करें। और लोगों की जो रिक्वेस्ट आएगी आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कस्टमर सपोर्ट पे हमारा ईमेल एड्रेस है support@appraise.io और फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अरसलान ने लिखा हुआ है तो हमारा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, हमारी ऐप डाउनलोड करें, उससे कॉन्टैक्ट करें हमें, अपना नाम वेट लिस्ट में लिखवा दें इस कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है। उन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि पाकिस्तान अफ़ेयर्स, इस्लामिक अफ़ेयर्स और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वो फुल तैयारी करवाते हैं इन 3 कोर्सेज़ की और इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफ़ेयर्स के कुछ टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं। और वो मेंटरशिप भी करते हैं, यानी कि सिर्फ़ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि पूरी मेंटरशिप, गाइडेंस और उन्होंने जैसे और भी आज चीज़ों की बात की है, माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए एग्ज़ाम के इससे पहले, आपने कैसे अप्रोच करना है इसको, तो वो मेंटरशिप भी उसमें शामिल है। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें बताएँ, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे जो है अमजद साहब को और बहुत शुक्रिया आपने हमारा ये सेशन जॉइन किया। आज ये हमारा पहला सेशन था और बड़ी खुशी हुई, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन्स भेजे, रिटन भी, माइक के साथ भी कंट्रीब्यूट किया। तो बड़ा अच्छा रहा आपका, बहुत शुक्रिया और अमजद साहब ने भी उनका बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया है। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आवर अपॉलजीज़ उसको हम आप हमें सेंड कर दें, अगर हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया तो हम उसको नेक्स्ट टाइम कवर कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा इस सेमिनार के बारे में, आगे हमें किस तरह के सेमिनार करने चाहिए। और मेरी तरफ से तो ये क्लोजिंग वर्ड्स हैं, थैंक यू वेरी मच। अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया अगेन जॉइन करने का और ये किताब किसी ने अगर बाय करनी हो तो अमजद साहब का फेसबुक पेज है, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिलीवर इट इसकी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, में 1000-1200 रुपए इसकी बुक की प्राइस है। इट्स अ हिस्ट्री ऑफ कसूर, वेरी इंटरेस्टिंग हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सके बट ये कि बुक का ऑर्डर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अमजद साहब से कॉन्टैक्ट करना हो तो यू कैन लेट अस नो। अमजद साहब इफ यू फील कंफर्टेबल आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं। जी, जी, बट मेरा नंबर आप शेयर कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, वो जो है जी, नंबर आप शेयर कर लीजिए। जी, जी। दूसरा जी वो हाँ, बताएँ मैं बुक अभी के लिखता हवाले हूँ। से अ, अभी शेयर कर दूँ या जो प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करें उनसे कर दें? जैसे आप ईज़ी समझें। चलिए ठीक है, हम उनको कर देंगे, जो भी हमें रिक्वेस्ट करेगा हम कर देंगे। तो आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ देना कहना चाहिए एट द एंड? मैं यही स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी को अच्छे लोगों की, पढ़े-लिखे लोगों की और नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है, जो कि आपको रिगार्ड भी कर सकें आगे। मुल्क को हमने ही चलाना है, मुल्क को ये जो अभी जो डाइंग सिचुएशन है ना मुल्क की, तो वो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे वो ही जो है वो पुराने थॉट ऑफ माइंड के हैं। यहाँ पे 3D प्रिंटर जो है इम्पोर्ट करने के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नाबल्द हैं। अभी भी आप कहीं ब्यूरोक्रेट्स के ऑफ़िस में जाएँ तो वहाँ पे ना तो कंप्यूटर पड़ा होता था, ना उनको कंप्यूटर चलाना आता है। तो अभी हम उन चीज़ों से निकल रहे हैं। फॉर्च्यूनेटली कि वहाँ पे कुछ पढ़े-लिखे लोग आना शुरू हो गए हैं, जो कि यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जिसे यूज़्ड टू हैं। तो यही है कि हम जो इस दौर के लोग बच्चे हैं, इनको आगे आना चाहिए
और मैं तो इनकरेज करूँगा, मैं तो अपने बच्चों को भी, अभी वो छोटे-छोटे से हैं तो मैंने बताया हुआ कि जी सीएसएस एक अटेम्प्ट लाज़मी देनी है। मैं क्यों नहीं दे सकता? मेरा थोड़ा-सा माइंडसेट डिफरेंट है कि मैं वो कह लें कि कुछ और माइंड का बंदा हूँ कि मैं वो गवर्नमेंट वाली जॉब जो है ना वो मुझे सूट ही नहीं करती। वो डिपेंड करता है, पर्सनैलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो वो ख़ैर मैं बाकियों को एनकरेज करता हूँ कि वो सीएसएस को एक दफ़ा लाज़मी अटेम्प्ट करें, पीएमएस को अटेम्प्ट करें, या कोई भी आपका जो है वो एग्ज़ाम आता है जो सर्विस कमीशन के थ्रू आता है उसमें जाएँ, क्योंकि आगे हमने ही जाना है, इस मुल्क को हमने ही चलाना है, यूथ ने चलाना है। वो स्किलफुल लोग आएँगे, टेक्नोलॉजी के एतबार से अच्छे लोग आएँगे तो वो हमारे लिए बेहतर है, हमारी जनरेशन के लिए बेहतर है। जी, जी, बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं भी यही कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे लोगों से बनती है, ठीक है? तो लोग अच्छे आ जाएँगे तो अच्छे फैसले होना शुरू हो जाएँगे, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बाकी ये है कि अपनी रूट्स को कभी ना भूलें, अपनी हिस्ट्री को कभी ना भूलें। जो फिर हिस्ट्री को अपनी को भूल जाता है तो वो फिर भूल ही जा उसको दुनिया भी भुला देती है। हम पाकिस्तानियों को इसी वजह से कि हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए हैं कि हम क्या थे, क्या पर्पस था, हम अपने पर्पस से पीछे हट गए हैं। तो इस वजह से आज हमारा पासपोर्ट 5th या से 6th जो है वर्स्ट पासपोर्ट्स के अंडर है। अभी वो इज़्ज़त नहीं है, लोग बुरा समझते हैं। मैं अपनी बुक के ज़रिए अब यही बुक को मैं इंटरनेशनल प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो लोग जानते ही नहीं है कि कसूर नाम का भी कोई शहर था, कसूर में भी यही कुछ था। तो जो-जो पढ़ रहा है तो उसको पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, तो वो पाकिस्तानी राइटर भी लिख सकता है। तो ये चीज़ है कि अपने आप को ग्रूम करें, लिखें, पढ़ें, लिखाई और पढ़ाई सारी ज़िंदगी चलती रहती है, चाहे आप किसी ऐज में भी चले जाएँ। मैं आपको अपना बता दूँ अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में भी कि मैं 9 आवर्स की फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, 5 आवर्स पर डे मैं ट्रैवल करता हूँ। उसके बावजूद मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ और मैं बुक्स भी लिखता हूँ, अपनी रिसर्च भी करता हूँ, दोस्तों को भी टाइम देता हूँ। एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं मिल नहीं सकता, वो मिल नहीं सकता क्योंकि वो मिलना चाहता नहीं है। अगर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप वो रास्ता निकाल लेते हैं। मैं चाहे जितना भी बिज़ी हूँ, मुझे कोई दोस्त कह दे कि जी मिलना है, मैं टाइम निकाल लूँगा। जी, जी, मैं जैसे उसका खुद विटनेस हूँ। मैं लाहौर में इनसे मिलने गया था 2-3 हफ्ते मिले पहले। हम उस वक़्त हाँ, सारा सारा लाहौर बंद था, उस वक़्त शेलिंग हो रही थी ज़मान पार्क में, तो हम उस शेलिंग के दौरान ऑफ़िस में मिले हैं। जी, तो जी, ख़ैर बहुत रियली एप्रिशिएट दैट। जी, नॉलेज शेयर करने वाले हैं अमजद साहब, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी किताब भी बहुत अच्छी है और इसी वजह से हमने इनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ी ग्रेशियसली इसको एक्सेप्ट किया और जेनरसली टाइम इन्होंने दिया आज भी हमें। जी, बहुत शुक्रिया। सबका बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। और जी, अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल अल्लाह रखिएगा। हाफ़िज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस सेमिनार के बारे में हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।